Shilpa and Ravinder, Manoj and Bubbly, Vedpal, Mon and Sonia. These are not the random names or pictures, but young couples of independent India who became the victims of a tradition that requires killing in the name of honor. They were hounded and killed by the self-styled guardians of honor for daring to break the community norms of love and marriage. These incidents are a grim reminder that another, less shiny India, a country of poverty, medievalism and caste brutality, continues to exist even in the 21st century, where the slightest deviance from customary norms of behavior is perceived as spoiling the Indian family's culture and reputation. This is Muzaffarnagar, a rich and prosperous city in western Uttar Pradesh. At a distance of just 24 kilometers from the main Muzaffarnagar city, here in the village of Kalyanpur, Rubina and her mother were attacked by their own relatives because they have allegedly been blamed to have brought dishonor to the family. Rubina survived the attack with injuries in her body, but her mother was brutally murdered. ये मेरी बहन है रूबीना, ये खून में बिल्कुल लथपथ, पब्लिक इसके पीछे किसी ने ना पकड़ी इसको, मैं भाग कर इसकी कोड़ी बन ली घर। तो कोड़ी बनने में कुछ जगह का अम्मी कहाँ कह लेके अम्मी को काट दी। मैं घर गया अपने, मैं घर में देखा ऐसे हो रहा जैसे काट दें, बिल्कुल खून सारे घर में। मैं खून अपने अम्मी को बहुत ढूंढी मिली नहीं, मैं पीछे जा लिया सर। पीछे जाकर अपनी बहन को तो मैंने घर बिठा दी, पीछे जाके मैंने जंगल है, गेहूँ एक वो रखा, उसमें सब मैं ढूंढ ली तो एक ट्रॉली खड़ी वहीं पे कूड़ी पर, उस ट्रॉली के नीचे मेरी अम्मी की लाश मिली है। जब फरियाद करने की कोई जगह ही ना बचे, अपने ही अपनी जान लेने पे उतारू हो जाएं, तो किससे बात करे लड़की, किससे बताए कि मेरे मुझको मारने जा रहे हैं। और उस समय उस पर क्या बीतती होगी जब अपने ही लोग इज्जत के नाम पे अपनी लड़कियों को मारते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इसको एक तरीके से इज्जत का बहुत बड़ा तमगा मानते मिल गया कि हमने अपनी लड़की इज्जत के नाम पे मार दी। और ये पश्चिम यूपी में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें मुजफ्फरनगर जो है सबसे टॉप पे। Such kinds of discriminations emanate from social and cultural distortions of Indian society that work against the interests of many young Indians, in particular their right to exercise freedom of choice. लड़का या लड़की अपनी पसंद से जब ये तय करते हैं कि हम इसके साथ में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, शादी करके या बिना शादी किए, उस समय समाज का, परिवार का, तथाकथित कुछ स्वजनित पंचायतों का इतना विरोध होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जैसे ही ये चॉइस शुरू हुई है वहीं दबा दी जाए। और अगर कोई लड़का या लड़की समाज के दबाव के चलते उन्हें लगा कि उनके परिवार वाले नहीं मानेंगे और इससे परेशान होके घर ही छोड़ के चले गए, तो वो तो उनके लिए एक अपराध जैसा है। और उसमें पूरी की पूरी व्यवस्था उनको साथ देती है। जैसे ही उनको वो वापस मिलते हैं तो शायद मौत के अलावा उन लोगों के लिए कोई सजा नहीं रखी जाती है। Manoj and Bubbly of Karora village in Kaithal district of Haryana made their choice to get married in May 2007. They both belonged to the same Gotra or caste. Manoj's family was happy with the marriage. गाँव ने ये कहा कि भाई गाँव में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गोत्र के हैं, शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो खुश थे नहीं। In Haryana and elsewhere, marrying within the same Gotra is considered as an offence by the community or caste members. For Manoj and Bubbly, their dream of a happy married life came to an abrupt end. Both were killed just 2 months after their marriage. Their marriage invited the ultimate punishment, a chilling death penalty that was pronounced not by any Indian court of law, but by the self-styled custodians of social laws and customs. हमारी परंपरा ये कहती है, जिस गोत्र का खेड़ा हो, उस गोत्र के अंदर उसी गोत्र की लड़की ब्याही हुई नहीं आ सकती। कानून अपनी जगह है और समाज का नियम और कायदे अपनी जगह पे। हमारे निकटवर्ती गांव मटोर, जो कि हमारे शीम शिमाली का गांव है, वहाँ का एक लड़का
हमारे गांव की एक लड़की को लेकर गया है। यह मामला न सिर्फ लड़की को ले जाने का है, बल्कि हमारे सीम शिमाली में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने का मामला है। और जिन लोगों ने हमारे बहन भाई के इस रिश्ते को कलंकित किया है, उन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हम जो भी हमारी खाप के कायदे कानून रहे हैं, बनवाड़ा खाप ने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं और भविष्य में भी जो ये कदम होगा वो बहुत ही कड़ा होगा और किसी भी कीमत पर रिश्तों को कलंकित करने वाले इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। The concepts of women as property and honor are so deeply entrenched in the social, cultural and economic fabrics of many societies that the respective governments, for the most part, ignore the daily occurrences of women being harassed, killed and maimed by their families. This violence is committed in the name of saving the honor of the community, caste or family. Atrocities and violence against women has been most pervasive across the cultures and religions all over the world. While statistics are notoriously hard to come by due to the private nature of such crimes and the fact that very few are reported, the United Nations Population Fund approximates that as many as 5,000 women are murdered in this manner each year worldwide. देखिए, भारतीय समाज में क्या होता है, जब लड़का या लड़की घर में पैदा होता है, उस पर पूरी बंदिशें और पालन पोषण माता पिता चाहते हैं कि वो हमारे द्वारा हो। ये सबसे बड़ी हमारे देश में विडंबना है। उसके साथ ही वो उसकी चॉइस का निर्धारण भी खुद करना चाहते हैं। उसको खेल के साथ कौन सा खेल खेलना है, क्या नौकरी करनी है, कौन सा स्कूटर का ब्रांड चाहिए, किस तरह का उसको टीवी देखना है, वो चाहते हैं कि परिवार का जो उसका विकास हो रहा है, बेटे का या बेटी का, वो सारा हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारे थ्रू हो। उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप वो बाहर ही नहीं चाहते, कि उसको वो बच्चा समझते हैं। और फिर साथ ही साथ ये सोचते हैं कि ये जब बड़ा होगा तो हमारे लिए ये पूरा कुलभूषण होगा, हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, बेटा हो या बेटी हो। तो उस कंसेप्ट की वो इतना ज़्यादा उनमें घर कर जाता है कि वो फैसले कहीं ना कहीं उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी पर हावी होने हो जाते हैं शुरू, और यहीं उसके चयन का अधिकार भी कहीं ना कहीं चोट खाना शुरू कर देता है। जिससे ये होता है कि वो आगे जब अपने कदम बढ़ाने शुरू करता है, खासकर शादी के प्रति, तो ये हस्तक्षेप एक बवंडर के रूप में सामने आता है और फिर हिंसाएं शुरू होती हैं। India became a sovereign, democratic, secular republic in 1947. The Constitution of India became the supreme law of the land with guarantees of justice, equality and liberty to all its citizens. The first Prime Minister of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru, declared his vision of universal education, and since 1950, scientific and technological education has been a prime agenda for national development. As a result, women entered in post-secondary schools and the workforce in unprecedented numbers. India has achieved rapid economic and technological development and growth, especially after the 1990s, with a series of economic liberalization policies. For Indian women, globalization has brought them into the workforce in large numbers. Today, more and more girls are joining educational and professional institutions, meeting others from different backgrounds and castes, and establishing relationships beyond the confines of caste and community. Work and independent incomes have enabled women to try out new freedoms. Today, men and women are enjoying equal rights and opportunities guaranteed under the Constitution of Independent India.